सो वेलकम एवरीवन। सो आप सभी का स्वागत है। और हम लोग जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं सीआरपीसी को फिनिश करने की ओर, लेकिन अभी जो है हम बीच में अटके हुए हैं। तो क्या कहता है कि शुरुआत से करें तो सबसे पहले क्राइम कमिट हुआ, फिर हमने इंफॉर्मेशन दी पुलिस को, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करी। उसके बाद लेटर ऑन पुलिस जो है यदि किसी को एंटीसिपेटरी बेल चाहिए थी तो उसने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दिया। नहीं तो फिर पुलिस ने उस एक्यूज्ड को पकड़ी जो सस्पेक्टेड था या जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट लिखाई गई थी। उसके बाद फिर लेटर ऑन क्या हुआ कि पुलिस ने उसको प्रोड्यूस करी मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने के बाद फिर पुलिस रिमांड होती है, ठीक है, या जुडिशियल रिमांड होती है, या जुडिशियल कस्टडी भी कहते हैं या पुलिस कस्टडी भी कहते हैं, ठीक है। तो फिर मजिस्ट्रेट उसके ऑर्डर देगा 167 के अंदर, हमने देखा। फिर पुलिस जो है यदि लगता है कि उस व्यक्ति ने कोई क्राइम नहीं किया तो 173 के अंदर क्लोजर रिपोर्ट प्रोड्यूस करती है, और अदरवाइज जो है चार्जशीट फाइल करती है। इसके साथ साइमल्टेनियसली हमने बहुत सारे अदर प्रोविजंस भी पढ़े जो इससे रिलेट करते हैं, जैसे अरेस्ट के प्रोविजंस पढ़े सारे, जैसे कि हमने सर्च सर्च के प्रोविजन पढ़े, ठीक है, जैसे कि हमने मजिस्ट्रेट का कॉग्निजेंस पढ़ा, और साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा कि किस तरीके से वो कंप्लेंट को डील करता है यदि उसके पास कंप्लेंट आती है तो ये बेसिक चीजें थी जो हमने अभी तक गो थ्रू कर चुके हैं। अब आप देखिए, अभी लेटेस्ट जो हमने पढ़े, जब उसके पास कंप्लेंट आई, कंप्लेंट का फिर वो कॉग्निजेंस लेता है। ये कंप्लेंट देखो, कंप्लेंट या तो प्राइवेट पर्सन करता है, या पुलिस अपनी रिपोर्ट प्रोड्यूस करती है, या फिर पुलिस को छोड़ के कोई अनादर पर्सन यदि उनको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या उनको खुद मजिस्ट्रेट को खुद उसके नॉलेज में यदि कोई चीज आती है कि कहीं पे कोई एक्ट ऐसा हुआ है जो कि ऑफेंस है, तो ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट क्या करता है, उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेता है, ठीक है। अब जब मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया तो मजिस्ट्रेट फर्दर प्रोसीडिंग करता है, ठीक है। फर्दर प्रोसीडिंग कैसे करेगा? तो सबसे पहले वो अपीयरेंस करवाएगा, ठीक है। सबसे पहले वो अपीयरेंस करवाएगा किसका? एक्यूज्ड। तो एक्यूज्ड के अपीयरेंस के लिए दो तीन तरीके होते हैं, चार तरीके होते हैं मेनली। एक तो समन, बेसिक तरीके दो होते हैं, समन या वारंट, ठीक है। समन निकलता है या वारंट निकलता है। जब मान लीजिए कोई व्यक्ति समन और वारंट निकलने पर भी नहीं आता, तो उसके बाद उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या फरार घोषित कर दिया जाता है, ठीक है, या दोष सिद्धि उसको हम कहते हैं। तो ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उसको घोषित कर दिया जाता है, और उसके बावजूद भी यदि वो नहीं आता तो फिर एक तरीका ये भी है कि उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए, शायद तब जो है उसको कुछ अफेक्ट पड़े। तो ये तरीके होते हैं, मेनली दो तरीके हैं, समन और वारंट। तो क्या कहता है, आज हम डील करेंगे समन से। तो समन क्या कहता है, देखते हैं। सो अब ऑब्जेक्ट एंड इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्ट यही है, हम कह सकते हैं कि भाई फेयर ट्रायल होना चाहिए एक्यूज की प्रेजेंस में, ताकि एक्यूज को ऐसा ना लगे कि उस वो नहीं है और कोर्ट ट्रायल चला रहा है, तो मतलब उसके साथ मतलब प्रोसिक्यूशन के साथ कोर्ट मिला हुआ है, या कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी या उसको सजा कर दी जाएगी। तो इस कारण से एक्यूज को अपियर करवाया जाता है, एक्यूज को बुलाया जाता है कि आप आइए और अपने ट्रायल को सामने से चलवाइए, देखिए आपकी प्रेजेंस में ट्रायल कंडक्ट होगा, ठीक है। और साथ ही साथ हमने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पढ़ा हुआ है, जिसमें हम पढ़ते हैं ऑडी अल्टरम पार्टेम का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे सभी को मौका दिया जाता है अपने बात रखने के लिए। तो एक्यूज को भी जो एक फेयर चांस दिया जाएगा अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो इसलिए इस कारणवश उसकी प्रेजेंस जो है उसको सिक्योर किया जाता है। तो हम समन्स से अब डील करेंगे, ठीक है। ये तो हमने बेसिक देखी है कि क्यों किसी को अपीयर करवाया जाता है, या क्यों एक्यूज को अपीयर करवाया जाता है। तो फॉर्म ऑफ समन, समन का फॉर्म होता है, तो वो किस तरीके का रहता है, क्या रहता है, वो देखते हैं। तो अ समन इन केस ऑफ एन एक्यूज इज एन authoritative call to the accused to appear in the court to
आंसर टू अ चार्ज ऑफ एन ऑफेंस, जो उसके अगेंस्ट जो चार्जेस लगे हैं या जिन अपराधों के लिए उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, उस चीज के लिए, उस अपराध के लिए उसको अपीयर करवाया जाता है। उसको बोला जाता है कि भाई साहब आप आइए और देखिए आपके अगेंस्ट ये चार्जेस लगे हुए हैं, यदि आपको स्वीकार है एक्सेप्ट करिए, स्वीकार नहीं है तो फिर एक्सेप्ट ना करिए। ठीक है। तो किस तरीके से, किस मैनर में समन जो है प्रिपेयर किया जाता है, सेक्शन 61 उससे डील करता है। कहता है सेक्शन 61 कि एवरी समन इशूड बाय अ कोर्ट, कि हर समन जो कोर्ट इशू करता है शेल बी इन राइटिंग, वो राइटिंग में रहेगा। ठीक है। डुप्लीकेट रहेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के उस पे साइन होंगे, या हाई कोर्ट ने किसी अदर ऑफिसर को अपॉइंट कर रखा है इस चीज के लिए तो उनके साइन होंगे, और टाइम टू टाइम रूल डायरेक्ट किया जाएगा उसके लिए, एंड कोर्ट की सील उस पर लगी होगी। ठीक है। समन इज अ माइल्डर फॉर्म ऑफ प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, क्योंकि समन जो है एक साधारण या कम कठोर या सिंपल तरीका है किसी व्यक्ति की अपीयरेंस को कंपेल करने का। वहीं जब वारंट की बात आएगी तो आप देखेंगे कि वारंट जो है उसमें व्यक्ति को बेलेबल वारंट और गिरफ्तारी वारंट, दो वारंट के अंदर जो है, बेलेबल वारंट और अरेस्ट वारंट, दो वारंट के अंदर उसको प्रोड्यूस करने के लिए बोला जाता है। इट इज ईदर फॉर अपीयरेंस, प्रोड्यूसिंग अ डॉक्यूमेंट और थिंग, समन जो है इसके लिए भी जा सकता है, और समन फॉर अपीयरेंस में भी इशूड टू एन एक्यूज्ड और अ विटनेस, किसी एक्यूज्ड और किसी विटनेस को भी जो है ये भेजा जा सकता है। अब देखो कंटेंट्स क्या है। क्लियर एंड स्पेसिफिक होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। फिर टाइटल ऑफ द कोर्ट उसमें लिखा रहता है। उसके बाद प्लेस एंड डे और टाइम, कि भाई आपको आना कहाँ है, किस तारीख को आना, किस जगह आना है, राइटिंग में रहेगा, डुप्लीकेट रहेगा, साइंड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा, और उस कोर्ट की सील भी उसमें लगी होगी। देखिए कुछ इस तरीके से समन जाता है। ठीक, समन टू एन एक्यूज पर्सन, फिर यहाँ पे उसका नाम वगैरह लिखा रहेगा। फिर ये वेयर एज योर अटेंडेंस इज नेसेसरी टू आंसर अ चार्ज ऑफ द स्टेट, फिर यहाँ पे ऑफेंस क्या क्या चार्ज लगे वो बताया जाएगा। यू आर हियर बाय रिक्वायर्ड टू अपीयर इन पर्सन और बाय प्लीडर एज द केस में बी बिफोर द मजिस्ट्रेट ऑफ ये ऑन दिस डेट, ये डेटेड दिस डे ऑफ ये, और फिर सील ऑफ द कोर्ट। ठीक है। जो हमने कंटेंट्स देखे वो सारे के सारे इसमें मेंशन्ड है, और कुछ इसी तरीके का समन जाता है। तो आपका सेक्शन 62 से सेक्शन 67 जो है वो डील करता है मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन से। ठीक है, कि भाई किस किस तरीके से आप जो है समन को सर्व कर सकते हैं, कुछ डिलीवर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट मोड्स जो है वो 62 से 67 के बीच में दे रखे हैं। 62 क्या कहता है, समन हाउ सर्व, एवरी समन शैल बी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर, हर समन को पुलिस ऑफिसर सर्व करेंगे। पर्सनल सर्विस की बात करता है, देखो 62 जो है वो पर्सनल सर्विस की बात करता है, पर्सनली सर्व किया जाएगा करके। तो कैसे किया जाएगा कि हर समन को पुलिस ऑफिसर सर्व करेंगे, और बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट और अदर पब्लिक सर्वेंट। ठीक है। यदि स्टेट गवर्नमेंट ने इस बिहाफ में कोई रूल बनाए हैं तो फिर ऐसा ऑफिसर, मतलब किसी कोर्ट का कोई ऑफिसर जो उसको इश्यू कर रहा है वो समन को सर्व करेगा, या फिर कोई अदर पब्लिक सर्वेंट जो है समन को सर्व करेगा। द समन shall be served personally on the person summoned by delivering or tendering him one of the duplicates of the summon, मतलब कि एक व्यक्ति जाएगा, उसको पर्सनली वो समन पहुंचाएगा, पर्सनली जाके देगा कि भाई साहब ये लीजिए। ठीक है। और दो डुप्लीकेट, डुप्लीकेट में रहता तो एक उसको देगा कॉपी, और एक पे जो है वो रिसीविंग लेके वापस कोर्ट में आके सबमिट करेगा कि हमने इस व्यक्ति को, जिसको आपने डिलीवर करने के लिए कहा था समन, उसको हमने समन दे दिया है। ठीक है, उस तक वो चीज पहुंचा दी है। तो यहाँ पे क्या कहता है, एज पर द रूल फ्रेम्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट,
एज फार एज इट प्रैक्टिकेबल द समन शैल बी सर्व पर्सनली, जहां तक पॉसिबल है समन को पर्सनली सर्व किया जाता है। सर्विस ऑफ समन थ्रू द काउंसिल इज नॉट परमिसेबल, काउंसिल जो है, एडवोकेट जो है, वो जाके समन को सर्व नहीं करते। अब सर्विस ऑफ समन ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज, तो कॉरपोरेशन की जब बात आती है तो समन को जो है सर्व किया जा सकता है उसके सेक्रेटरी को, उसके लोकल मैनेजर को, या कोई अदर प्रिंसिपल ऑफिसर है कॉरपोरेशन का उनको, ठीक है। और जो चीफ ऑफिसर है उसको भी एड्रेस करके जो है लेटर सेंड किया जाता है, ठीक। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे समन भेजा जाता है, और जनरली जो है जो हमारा पोस्ट होता है, पोस्ट का जो मीडियम होता है उसी मीडियम से हम जो है ये समन भेजते हैं, ठीक है। पोस्ट के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के जरिए एक लेटर बना के पोस्ट कर देते हैं जो भी व्यक्ति होता है उसके नाम पे, सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर, अदर ऑफिसर कॉर्पोरेशन का, कोई चीफ ऑफिसर हो तो उसके नाम को एड्रेस करके। तो एक केस है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। द ब्रांच मैनेजर इज अ लोकल मैनेजर and if he has been served, the service shall be deemed to have been effected on the company। कह रहे हैं कि ब्रांच मैनेजर भले ही लोकल मैनेजर होता है, लेकिन यदि उसको सर्व किया जा रहा है समन की सर्विस, तो ये यहाँ पे यही माना जाएगा कि वो कंपनी को ही सर्व किया गया है। ये इस केस में बताया था। अब सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड, जिस पर्सन को समन किया गया है यदि वो व्यक्ति नहीं मिलता तब क्या होगा। तो वेयर द पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड, मान लीजिए गए वहां पे, हमने बहुत कोशिश की, काफी ढूंढा, काफी लोगों से पूछताछ करी, या उसके बारे में पूछा कि क्या ये व्यक्ति यहाँ पे है, उसके घर गए पूछा कि ये व्यक्ति यहाँ पे है कि नहीं है, ठीक है। तो और उसके बाद उसको खोजने की कोशिश करी पर वो नहीं मिला। तो जब समन जिस पर्सन को समन किया गया यदि वो नहीं मिलता, तो समन जो है उसके घर के किसी भी एडल्ट मेल मेंबर को, जो उसकी फैमिली के साथ रहता हो, किसी भी एडल्ट मेल मेंबर के पास जो है उसकी डुप्लीकेट कॉपी देकर उसको रिसीव करवाया जा सकता है, ठीक है। और इफ सो रिक्वायर्ड बाय द सर्विंग ऑफिसर, साइन आर रिसीव्ड देयर ऑन द बैक ऑफ द डुप्लीकेट, ठीक है। और जिस व्यक्ति के पास पर्सन छोड़ा जाएगा उसको, यदि सर्विस जो ऑफिसर सर्विस करने गया यदि उसने बोला कि आपको यहाँ पे साइन करना है तो आप बाध्य हैं, क्योंकि यहाँ पे शेल लिखा हुआ है एंड शेल इज अ मैंडेटरी प्रोविजन। लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या बात कहता है, एक्सप्लेनेशन कहता है कि सर्वेंट जो है, सर्वेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली, सर्वेंट जो है फैमिली का मेंबर नहीं माना जाता। However, prior to indulging into such services, it must be shown that ड्यू डिलिजेंस एंड एफर्ट्स वर मेड, ठीक है, कि हमने पूरे एफर्ट जो है कोशिश करी थी, ड्यू डिलिजेंस था और एफर्ट्स लगाए थे उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए ताकि हम उसको पर्सनली समन दे सकें, बट स्टिल वो नहीं मिला, इस कारण से हम उसके फैमिली मेंबर को समन रिसीव करवा के आ गए। अब प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 62, 63 एंड 64। तो यदि इफ सर्विस कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलीजेंस, मान लीजिए हमने पूरे भरसक प्रयास करे, हर संभव प्रयास करे, लेकिन उसके बावजूद भी 62, 63, 64 के अंदर जो है सर्विस नहीं करवा पाए, तो ऐसी कंडीशन में जो सर्विंग ऑफिसर है वो उस चीज की कॉपी, उस डुप्लीकेट की कॉपी को अफिक्स कर देगा, फिक्स कर देगा, लगा देगा, चिपका देगा टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट, मतलब कि एक ऐसी जगह पर जो कि जहां से किसी भी व्यक्ति को आराम से वो चीज दिख सकती हो, तो घर के किसी ऐसे कॉन्स्पिशियस पार्ट पे, और होमस्टीड इन विच द पर्सन ऑर्डिनरी रिसाइड, या फिर उस घर पर जहां पर वो रहता है उस जगह पर लगाकर आ जाएगा।
ठीक है। एंड देयर अपॉन द कोर्ट after making such inquiry as it thinks fit may either declare that someone has been duly served or order fresh service in such manner as it considered proper। उसके बाद क्या होता है, कोर्ट इंक्वायरी करेगा और या तो वो डिक्लेयर कर देगा कि भाई समन जो है वो ड्यूली सर्व कर दिया गया था, और या फिर ऑर्डर कर देगा फ्रेश सर्विस का, ठीक है, कि फिर से इसको समन भेजिए, ऐसा कह देगा। अब देखिए, सर्विस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट के पास जब जाती है तो कैसे जाती है, तो कोर्ट जो है डुप्लीकेट भेजता है समन की टू द हेड ऑफ द ऑफिस, जो ऑफिस के हेड होते हैं उनको, जिनके अंडर वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है एम्प्लॉयड है। फिर वो हेड जो है उस समन को रिसीव करते हैं और उसके बाद जो है एज पर द प्रोसीजर ऑफ 62 वो उसको उसमें लागू करते हैं, साइन करके एंडोर्स करके जो है पीछे भेज देंगे वापस, ठीक है। और सिग्नेचर ऑफ द हेड, जो हेड है यदि उनके साइन है उसमें, तो ये मान लिया जाएगा कि जो है एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस, इट इज अ एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस, ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने साइन कर लिए, मतलब कि उस व्यक्ति को, उस पब्लिक सर्वेंट को, उस गवर्नमेंट सर्वेंट को वो एविडेंस, मतलब वो सर्विस समन की पहुंच चुकी है, उसके पास समन उसको जा चुका है, ठीक है। अब क्या कहता है, सर्विस ऑफ समन आउटसाइड द लोकल लिमिट के बाहर, तो द jurisdictional limit of the court shall not restrict it from serving summon upon a person who go beyond the local jurisdiction। यदि कोई व्यक्ति उसके कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उस व्यक्ति को जो है कोर्ट बुला नहीं सकता या समन नहीं भेज सकता या उसको अपीयर होने के लिए कंपेल नहीं कर सकता, कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल कर सकता है। तो वही प्रोविजन यहाँ पे दे रखा, वही पावर यहाँ पे दे रखी है कि कोर्ट जो है समन का डुप्लीकेट भेजेगा उस मजिस्ट्रेट को जिस मजिस्ट्रेट के जगह पर ये व्यक्ति रिसाइड करता हो, और फिर वो मजिस्ट्रेट जो है वहां पे समन को फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, या उस व्यक्ति तक सर्व करवा देंगे, ठीक है। मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में जिस पर्सन को समन किया गया है वो वहां रिसाइड करता हो। तो प्रूफ ऑफ सर्विस इन पर्टिकुलर केसेस, कुछ विशेष केसों में कैसे जो है हम साबित कर सकते हैं पर्टिकुलर केस को, या ये बता सकते हैं कि समन जो है डिलीवर हो गया, तो उसी प्रोसेस को प्रूव करने के लिए उसको डिले ना किया जाए, ठीक है। मान लीजिए हमने किसी अदर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में एक समन भेजा और उस अदर कोर्ट ने, उस अदर मजिस्ट्रेट ने वहां के किसी ऑफिसर को बोल के समन करवा दिया। अब जब उधर समन हो गया, अब मान लीजिए आज पेशी है, आज ट्रायल होना है और आज की डेट में वो व्यक्ति आ नहीं सकता, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा भाई, यदि हमको ये साबित करना है कि समन जो है डिलीवर किया गया था, तो हम कैसे साबित करेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति तो अभी आ नहीं पा रहा है, तो उसका एक जरिया, उस प्रोसेस को डिले होने से बचाने के लिए जो है यहाँ पे ये वाला प्रोविजन दिया गया है, जो कि ये कहता है कि यदि मान लीजिए आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन कोर्ट ने समन भेजा, वहां पे किसी ऑफिसर ने जाके समन को सर्व किया, ठीक है, और हियरिंग ऑफ द केस, जिस दिन हियरिंग लगी हुई है उस दिन वो ऑफिसर जिसने समन को सर्व किया था वो प्रेजेंट नहीं हो पाया, तो एक एफिडेविट, एक शपथ पत्र बनाया जा सकता है जिसके अंदर ये लिखा होगा कि वो जो समन है वो उस व्यक्ति को ड्यूली सर्व्ड किया जा चुका है, और उस जो डुप्लीकेट है उस समन की, जो डुप्लीकेट है उस समन की जो है वो उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के द्वारा इंडोर्स करवाई जा चुकी है जिसको वो डिलीवर करना था, ठीक है। मतलब उस जो समन का जो डुप्लीकेट था उसमें उस व्यक्ति ने एंडोर्समेंट कर दिया है, अपने सिग्नेचर दे दिया उसको जिसको हमको डिलीवर करना था, जिसके पास, मतलब हमने जिस व्यक्ति को समन डिलीवर किया है, जिस भी व्यक्ति के पास हमने समन लेफ्ट किया है, छोड़ के आए हैं, तो उस व्यक्ति को समन ड्यूली सर्व्ड किया जा चुका है, उसमें उस चीज का इंडोर्समेंट है, ऐसा वो एफिडेविट के अंदर लिख के देगा। कल हमने एफिडेविट देखा था कि एफिडेविट कैसा होता है, और इसलिए उस एफिडेविट को जो है एडमिसिबल मान लिया जाएगा इन एविडेंस,
ठीक है, एविडेंस में उस एफिडेविट को एडमिसिबल मान लिया जाएगा, और जब तक उसमें लिखी हुई बात को कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं किया जाता, जब तक उसके अगेंस्ट कोई जो है आप सबूत नहीं ला देते, यही माना जाएगा कि उसमें लिखा हुआ कथन जो है वो सत्य है। और एफिडेविट के साथ जो है वो डुप्लीकेट की कॉपी अटैच भी की जा सकती है। ठीक है, ये बोलता है हमारा 68। ठीक, एफिडेविट जो है एडमिसिबल मान लिया जाएगा, और अनलेस कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं होती, उसको ट्रू माना जाएगा, उसमें लिखे हुए स्टेटमेंट को ट्रू माना जाएगा। सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेसेस बाय पोस्ट, विटनेसेस को बाय पोस्ट जो है समन करके बुलाया जा रहा है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? टू अवॉइड डिले इन सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेसेस बाय प्रोवाइडिंग फॉर सच समन्स बाय पोस्ट, सच सर्विस फॉर द सर्विस ऑफ सच समन बाय पोस्ट। ठीक है, मान लीजिए पर्सनली अभी हम किसी विटनेस को डिलीवर करने जा रहे हैं कि आपको आना है करके, कोर्ट में हियरिंग है इस तारीख को, तो हो सकता है कि भाई उस समय वो मौजूद ना हो, ना मिले, लेकिन पोस्ट ऐसा है कि उसके घर तक पहुंच जाता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई उस व्यक्ति को बुलाया गया था, जिसके लिए ताकि डिले होने से उस कार्यवाही को बचाया जा सके, इसलिए बाय पोस्ट जो है समन की सर्विस की जा सकती है। तो 69 जो है वो केवल विटनेसेस के लिए अप्लाई होता है। समन बाय पोस्ट जो है वो साइमल्टेनियसली इशू किया जा सकता है विथ पर्सनल सर्विस, पर्सनली भी सर्व करवाने की बात कर सकते हैं, साथ ही साथ बाय पोस्ट भी जो है समन इशू करवाया जाएगा, और सच समन जो है शैल बी इशूड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। ठीक है, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा ही उस समन को इशू करवाया जाएगा, और समन को जो है वहां पे पोस्ट किया जाएगा जिस एड्रेस में विटनेस ऑर्डिनरी रहता है, सामान्यतः जिस एड्रेस में रहता है, जहां पे अपना बिजनेस चलाता है, जहां पे अपने पर्सनल गेन के काम जो है, पर्सनल फायदे के, व्यक्तिगत फायदे के काम जो है वो जहां पे करता है, उस जगह पे ही, उस एड्रेस पे ही समन को जो है सर्व किया जाएगा। प्रूफ ऑफ सर्विस, द सर्विस ऑफ समन बाय रजिस्टर्ड पोस्ट कैन बी प्रूव बाय टू वेज। पहला तो क्या कि एक्नॉलेजमेंट परपोर्टिंग टू बी साइंड बाय द विटनेस, ये एक्नॉलेजमेंट जो होगा उसको विटनेस साइन करेगा। ठीक है, या फिर एंडोर्समेंट परपोर्टिंग टू बी मेड बाय अ पोस्टल एम्प्लॉय दैट द विटनेस रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी ऑफ द समन। मान लीजिए लेके गए, पोस्ट ऑफिस के जो ऑफिसर थे वो लेके गए, ठीक है, पोस्टमैन जो है लेके गया उनके पास, और उन्होंने बोला कि आपको समन आया है, या ये आपकी डिलीवरी आई है, समन है इसके अंदर, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया कि नहीं, हम नहीं लेना चाहते, तो इस बात को लिख के, और वो पोस्टमैन जो है उस लेटर में या डुप्लीकेट में, या आप कह सकते हैं जिस एनवेलप में वो ले गए होंगे, तो उस बात को, इस बात को मेंशन करके और वो रिटर्न कर देंगे, तब भी ये मान लिया जाएगा कि समन जो है उसको सर्व किया गया था। तो इन एनी ऑफ द अफोर मेंशन टू केसेस, जो ऊपर लिखे दो केसेस में से, कोर्ट इशूइंग सच समन में डिक्लेयर दैट द समन हैज बीन ड्यूली सर्व्ड। तो यदि ऊपर में से दोनों में से कोई भी एक चीज हो जाती है, तो कोर्ट यह मान लेगा कि समन जो है ड्यूली सर्व्ड किया गया था, और कुछ इस तरीके का समन होता है। ठीक है, समन की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। तो फॉर्म नंबर 1 सेक्शन 476 को देखेंगे, उस हिसाब से हमको पता चल जाएगा, कुछ इस तरीके का समन होता है। समन टू एन एक्यूज पर्सन, फिर ये नाम, उनका एड्रेस, फिर जो बात हमने उधर पे देखी थी, तो इसी तरीके का कुछ समन भेजा जाता है। तो उम्मीद है टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और यदि कोई भी समस्या आई है इस पे, तो आप लोग जो है डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी मैसेज कर सकते हैं, या मैम को मैसेज कर दीजिए। ठीक है, नंबर आपको मिल जाएगा या आपके पास ऑलरेडी है। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, एंड कीप स्टे इन टच विथ अस। थैंक यू।